हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGWAPA में। देखिएगा, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती एग्जाम को लेकर हमारी क्लासेस डेली आती हैं। इसी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके कंप्यूटर का जो प्रैक्टिस सेट 12वां है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 12वां है, इसको आज हम लोग करने वाले हैं। और देखिएगा, इसमें आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और निश्चित ही आपको, ठीक है, यहाँ जो प्रश्न मैंने लाया है ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हमारे जो बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उसको। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे, फिर इस प्रश्न को उत्तर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, देखिएगा, ठीक है, ए डिजिटल वन इज कार्ड। ठीक है, इसको रहने दीजिएगा, इसको आप कट कर सकते हैं। वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को, ठीक है, डिजिटल छवि में बदलता है। ठीक है, देखिएगा, आपका प्रश्न है वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदलता है। कहने का मतलब जो हार्ड कॉपी का जो आपका इमेज होता है, ठीक है, हार्ड कॉपी का जो आपका इमेज होता है, इसको ये क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। ये आपके प्रश्न पूछने का मतलब है। ठीक है, इतनी चीजें हुई। देखिए, ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी इमेज कन्वर्टर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं छवि परिवर्तक, ऑप्शन सी प्रिंटर और ऑप्शन डी रिकॉर्डर। तो यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा स्कैनर। देखिए, स्कैनर में आप क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करते हैं। ठीक है, और स्कैन करने के बाद उसका क्या होता है, आपको सॉफ्ट कॉपी मिलता है। ठीक है, और इसी प्रकार स्कैनर में चाहे वो किसी कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, या कोई इमेज हो, उसको आप क्या करते हैं, इमेज है ना, उसको आप क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। और स्कैन करने के बाद आपको इसको क्या मिलता है, सॉफ्ट कॉपी मिलता है। ठीक है, देखिए, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में अंतर समझिएगा। हार्ड कॉपी, ठीक है, उसको कहते हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, केवल केवल देख सकते हैं, इसको आप छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि समझिए यहाँ पे किसी का रिजल्ट है 10वीं का। ठीक है, इस रिजल्ट को मैं स्कैन करता हूँ, तो स्कैन करने के बाद, ठीक है, आपको इस तरीके का इसका क्या मिलेगा, एक सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। ठीक है, इससे सॉफ्ट कॉपी क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, और भौतिक वह रूप होता है जिसको क्या कर सकते हैं, आप छू सकते हैं। ठीक है, भौतिक वह फॉर्म होता है जिसको आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए स्कैनर। देखिए, ये आपका दूसरा प्रश्न है। चलिए, इसको करने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, देन उसके बाद आप प्रश्न को उत्तर करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे आप, चलिए पहले प्रश्न पढ़िए। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन और कमांड को कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। कहने का मतलब आप कोई भी डाटा है जिसको क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, या कंप्यूटर का आप निर्देश देते हैं, वही क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन और कमांड होता है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन है आपका आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है आपका इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है आपका स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी है आपका टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, और ऑप्शन ई है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देने के लिए, निर्देश देने के लिए, कमांड देने के लिए, डाटा देने के लिए कौन सी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा ये होता है आपको इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही कंप्यूटर को क्या करते हैं, डाटा देते हैं। ठीक है, डाटा देने के कहने का मतलब, या ठीक है, डाटा देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, कमांड देते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही क्या किया जाता है, याद रखिए कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, जब आप कोई डाटा या निर्देश को कंप्यूटर को देना है तो किसके माध्यम से देते हैं, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। ठीक है, ये आपका दूसरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे
उसके बाद फिर इसका उत्तर करने की कोशिश करें। देखिए, लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन बी है आपको एल्गोरिथम्स है, ऑप्शन बी है आपका इनपुट डिवाइस है, और ऑप्शन डी है आपका आउटपुट डिवाइस। तो याद रखिएगा, लाइट पेन और जॉयस्टिक ये दोनों क्या चीज है, तो याद रखिएगा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, दोनों क्या है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है। कल के वीडियो में मैंने आपको इनपुट डिवाइस के लगभग 15 इनपुट डिवाइस का लिस्ट दिया था, है ना। आप उसको पढ़ेंगे तो उसी में आपका जो है यहाँ पे लाइट पेन, ठीक है, उसमें मैंने लाइट पेन के बारे में बात किया था जो 14वें नंबर पे था, और आपका जॉयस्टिक था, जॉयस्टिक जो है किसवें, चौथे नंबर पे था। आप पिछले वाले वीडियो को देखेंगे फिर इस वाले वीडियो पे आप आएंगे। ठीक है, तो लाइट पेन और जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है, तो याद रखिएगा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और साथ ही इनपुट डिवाइस के बारे में क्या याद रखना है आपको, कि देखिए वे सभी डिवाइस जिनके कारण बूटिंग प्रोसेस होता है। ठीक, वे सभी डिवाइस जिसके कारण क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस, है ना। बूटिंग, बूटिंग कहने का मतलब बूट प्रोसेस होता है। ठीक, क्या होता है, बूट प्रोसेस होता है। देखिएगा, वे सभी डिवाइस जिनके कारण क्या होता है, बूट प्रोसेस होता है या बूटिंग प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, शुरू होता है। और साथ ही आपको याद रखना है, या इसको दूसरे शब्द में कहें, जिन डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि इनपुट डिवाइस में यहाँ पे क्या है, आपका लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, और क्या याद रखना है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, स्कैनर भी आपका याद रखना है, इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, वेब कैम जो आप वेब कैम में इस्तेमाल करते हैं वो भी इनपुट डिवाइस है, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, माइकर, है ना, माइकर का इस्तेमाल आप लोग बैंकों में करते हैं, चेकबुक में इसका इस्तेमाल होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, किम्बॉल टैग रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन और टच स्क्रीन, ये सभी क्या है, तो याद रखिएगा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के बारे में याद रखिए, वे सभी डिवाइस है जो क्या करती हैं, बूटिंग प्रोसेस करती हैं। ठीक है, या बूटिंग प्रोसेस की कंप्यूटर में शुरुआत करते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाता है। ये इसका दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा परिभाषा इसको समझ सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, और साथ ही बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है ना, देखने में थोड़ा सा प्रश्न बड़ा सा प्रश्न है, और देखिए ये थोड़ा तथ्यों में शामिल है, इस तरीके के प्रश्नों आपको करना है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के 2-3 प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको गलत वाला कथन बताने हैं। यहाँ पे 2, ठीक है, स्टेटमेंट आपको दिया है। तो देखिए, पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कार्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, और दूसरा है कार्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर होता है, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन है आपके पास, केवल दूसरा वाला सही है। ऑप्शन बी है दोनों, ए पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन सी, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। और ऑप्शन डी, केवल पहला सही है। ठीक है, तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ठीक है, देखिए, कार्डलेस माउस कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस के बारे में जहां भी बात होगी तो माउस क्या है, तो याद रखिएगा इनपुट डिवाइस है ना। इसको मैं फुल इसको लिखता हूं क्या, इनपुट डिवाइस। ठीक है, ठीक है, तो क्या याद रखिएगा आप लोग, माउस के बारे में क्या है, तो ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जब कैसा का किसी भी प्रकार का क्या हो, माउस हो, जाओ कार्डलेस माउस हो, ठीक है, वायरलेस माउस हो, ठीक है, या वायर वायर के साथ क्या हो, माउस हो, तो कार्डलेस माउस कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला क्या है, तो याद रखना है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और याद रखिएगा कार्डलेस माउस के कहने का मतलब क्या है, बिना वायर वाला, है ना। कार्डलेस कहने का मतलब क्या है, बिना वायर का माउस है। ठीक है, बिना वायर वाला माउस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्डलेस माउस। और याद रखिए ये सबसे आधुनिक माउस है ना, सबसे क्या है, तो आधुनिक माउस है। ये भी आपको याद रखना है कार्डलेस माउस के बारे में। और कार्डलेस माउस किस तरीके से कनेक्ट होता है, तो आपको याद रखना है इंफ्रारेड। ठीक है, ये इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों के माध्यम से ये जो है आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, कार्डलेस माउस के बारे में क्या याद रखना है कि आपको ये इंफ्रारेड तरंगों और रेडियो के साथ क्या करता है,
ठीक है, या रेडियो तरंगों के माध्यम से ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम लोगों ने देखा क्या, तो देखिए इस प्रश्न में आपसे बात हो रहा है कार्डलेस माउस के बारे में। कार्डलेस माउस कहने का मतलब क्या है, बिना वायर वाला माउस। ये कनेक्ट कैसे होता है, तो वाईफाई के माध्यम से आपके कनेक्ट होता है, ब्लूटूथ के माध्यम से आपसे कनेक्ट होता है। तो कनेक्ट होने के लिए किस संचार की आवश्यकता पड़ती है, तो याद रखिएगा इंफ्रारेड तरंगों या रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है। और जो बिना वायर वाला जो माउस है, ये आधुनिक समय में क्या कहा जाता है, इसको आधुनिक माउस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अभी लेटेस्ट है ना, सबसे लेटेस्ट में ये आया है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, आधुनिक माउस कहा जाता है। इतनी चीजें हुई, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, और चलिए इस प्रश्न को उत्तर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। स्कैनिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, स्कैनिंग की वह तकनीकी जो हाथ से लिखे पाठ्य और उपयोग, ठीक है, हाथ से लिखे पाठ्य और, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है क्या, पाठ्य और उपयोग प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य को पहचानती है। ठीक है, स्कैनिंग की वह तकनीकी कौन सी है जो हाथ से लिखे हुए, ठीक है, इससे कहने का मतलब देखिए, आप स्कैन करने के लिए किसी भी चीज को लेके जाते हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट हो या कोई ऐसा लेटर हो, ठीक है, तो जो हाथ से लिखा हुआ लेटर या जो पाठ्य है, इसका उपयोग जो है वो आपका प्रिंटेड और मुद्रित पाठ्य में करता है। कहने का मतलब आप 10वीं का मार्कशीट लेके जाएंगे और उसको आप स्कैन करवा के उसको फोटो कॉपी निकालेंगे, उसके बारे में बात हो रही है। तो कौन सी तकनीकी है, आपको ये बताना है। ठीक है, अच्छा, इस देखिए दोस्तों, ये दूसरा वर्जन है, इसको समझिएगा आप। ठीक है, पहली वाली बात हो गई, वो केवल केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो स्कैनिंग की, जो मैंने अभी बताया वो केवल केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो स्कैनिंग की। यहाँ पे क्या बोला गया है, स्कैनिंग की वह तकनीकी जो हाथ से लिखे पाठ्य और, ठीक है, हाथ से लिखे पाठ्य और, इसके बाद देखिएगा ये उपयोग नहीं है ना, प्रिंटेड, ठीक है, ये उपयोग क्या किया है यहाँ पे, ठीक है, जब मैं पीपीटी बना रहा था ये ह्यूमन एरर है, ठीक है, बाय मिस्टेक वहाँ पे आ गया है, क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, देखिएगा, तो इसी में बाय मिस्टेक वो क्या है, उपयोग शब्द उसमें जुड़ा हुआ है, आप उपयोग को कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़िए, स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य को पहचानती है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए है आपका माइकर, ऑप्शन सी है आपका ओसीआर, ऑप्शन बी है आपका ओएमआर और ऑप्शन डी है आपका बीसीआर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओसीआर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। इसी के बारे में बात हो रही है ना। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिएगा, ओ से होता है आपका ऑप्टिकल, ठीक है, सी से होता है आपका कैरेक्टर, ठीक है, और जो आर से होता है, तो याद रखिए आर से हम लोग रीडर भी पढ़ते हैं, ठीक है, और आर से हम लोग रिकॉग्निशन भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो हाथ से हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ओसीआर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, हम लोग जो किसी भी तरीके का कैरेक्टर बनाते हैं उसको स्कैन करते हैं, तो जो स्कैनर मशीन है वो उसको क्या करता है, पहचानता है, लेकिन पहचानने की जो तकनीकी होती है उसको क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, और साथ ही बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रश्न में बेसिकली आपसे पूछा क्या गया है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, आपको बताने हैं। देखिए, कल वाली क्लास में मैंने इनपुट डिवाइस के पूरे लिस्ट आपको दे रखे हैं ना, कल वाले क्लास में मैंने इनपुट डिवाइस का पूरा लिस्ट आपको बता रखा है, आप कल वाले वीडियो को जरूर देखेंगे। ऑप्शन ए फ्लॉपी ड्राइव, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस और ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। इन चारों में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर जो है क्या है, तो इनपुट डिवाइस नहीं है। जबकि फ्लॉपी ड्राइव के बारे में याद रखना है क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के बारे में याद रखना है क्या है, इनपुट डिवाइस है। और माउस के बारे में क्या याद रखना है, ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, इसके साथ याद रखिएगा, मैंने कल इनपुट डिवाइस में आपको 15 लिस्ट दिए हैं, जिसमें फ्लॉपी ड्राइव है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, डिजिटल कैमरा है और कीबोर्ड, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। जबकि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में क्या याद रखना है आपको, तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में याद रखना है, ये मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है। ठीक है,
माइक्रो प्रोसेसर के बारे में याद रखना है आपको, ये क्या है तो मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है। ठीक है, ये क्या करता है, जो आप डिजिटल डाटा, जो आप डाटा देते हैं वो क्या होता है, डिजिटल के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर में आप डाटा इंसर्ट करते हैं वो डिजिटल डाटा को ये इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जो आप डिजिटल डाटा कंप्यूटर को जो आप क्या करते हैं देते हैं उसको ये इनपुट के रूप में क्या करता है, पहले एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है इसको क्या करता है, मेमोरी इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस कर आउटपुट देता है। ठीक है, ये क्या करता है, सीपीयू बेसिकली आप जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उसको एक्सेप्ट करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेसिंग के बाद क्या करता है, आउटपुट देता है। आउटपुट को ही आप क्या मान सकते हैं, इसका रिजल्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में इतना याद रखना है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। साथ ही फ्लॉपी ड्राइव, कीबोर्ड और माउस के बारे में क्या याद रखना है कि इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये भी आपको बहुत अच्छा सा प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए, सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न पढ़ने के बाद आप उत्तर करने की कोशिश करें। देखिएगा, कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जा सकता है। ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका माइक्रोफोन, ऑप्शन बी है आपका बारकोड रीडर, ऑप्शन सी है आपका डिजिटाइजर और ऑप्शन डी है आपका ग्राफिक प्लॉटर। अगर आपने प्रश्न को पढ़ा होगा तो इसमें आपका उत्तर जो है ऑप्शन सी आप समझ में गए होंगे, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। तो कौन डिजिटल रूप में परिवर्तित करेगा, तो डिजिटाइजर। ठीक है, डिजिटाइजर। तो डिजिटाइजर के बारे में क्या याद रखना है, ये इनपुट डिवाइस है ना। डिजिटाइजर है क्या, तो सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, यहाँ पे जो आप एनालॉग सूचना है ना, जो एनालॉग सूचना है उसको क्या करता है, डिजिटल रूप में बदलता है। ठीक है, डिजिटाइजर क्या करता है, तो याद रखिएगा जो एनालॉग सूचना होता है उसको डिजिटल रूप में क्या करता है, बदलता है। ठीक है, और डिजिटल रूप में बदलने के बाद क्या करता है, जिसका उपयोग क्या करने के लिए आप ड्राइंग और साथ ही इमेज, ठीक है, ड्राइंग या इमेज में क्या करने के लिए, सुधार करने के लिए, बदलाव करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में हम लोगों ने देखा क्या, आपका सही उत्तर कौन सा होगा, डिजिटाइजर हो जाएगा। डिजिटाइजर के बारे में क्या याद रखना है, इनपुट डिवाइस है, एनालॉग सूचना को डिजिटल सूचना में बदलता है और बदलने के बाद उसको क्या करता है, ड्राइंग और इमेज के फॉर्म में आपके पास रिप्रेजेंट करता है और उसके बाद ही आप उसमें किसी भी प्रकार का सुधार या बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और साथ ही बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कीबोर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका शब्द और संख्याएं, एक मिनट है ना, यहाँ से थोड़ा सा देखिए, क्या पीपीटी बनाते समय थोड़ा सा एरर होना है ना, ये कॉमन है। तो देखिए, शब्द और संख्याएं, ये 50 यहाँ पे है नहीं। ठीक है, ये आधुनिक भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब पढ़िए, शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी देखिएगा, आपके कंप्यूटर के साथ प्रयोग करने के लिए नई कुंजी बनाने के लिए। ऑप्शन सी आपका कंप्यूटर को खोलने के लिए और ऑप्शन डी इनमें से सभी कार्य के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो देखिएगा, कीबोर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, कीबोर्ड बहुत ही कॉमन और क्या है, बहुत ही कॉमन और अभी के टाइम में क्या है, बहुत ही उपयोगी इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए शब्द और संख्याओं को डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कीबोर्ड के बारे में क्या याद रखना है कि आपको सबसे पहले ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड का प्रयोग क्या किस लिए किया जाता है, डाटा को कंप्यूटर को देने के लिए। डाटा किस फॉर्म में होता है, तो याद रखिएगा डाटा आपको मिलेगा नंबर के फॉर्म में और साथ ही संख्या, नंबर और शब्दों के फॉर्म में। ठीक है, किस तरीके के शब्दों, तो अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा और साथ ही ठीक है, कीबोर्ड की मदद से आप कुछ शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट चीजों का भी आप कमांड क्या करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, तो अल्फा न्यूमेरिक, क्या याद रखना है, अल्फा न्यूमेरिक बटन का आप इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है।
दूसरा क्या याद रखना है कि कीबोर्ड के फंक्शन बटन से आप शॉर्टकट चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, कर्सर बटन का भी आप इसमें प्रयोग कर पाते हैं। ये भी एक शॉर्टकट फॉर्म का ही एक कुंजी है मतलब जिसके कारण होता क्या है, कंप्यूटर में आपको स्क्रॉल करने या कहीं जंप करने में आसानी होती है। चौथा आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें स्पेशल बटन देखने को मिलता है जिसका आप क्या करते हैं, स्पेशल वर्क के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। और कीबोर्ड के बारे में जितनी चीजें मैंने आपको बताई उन सब चीजों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका अगला प्रश्न है, देखिएगा। ये भी आपका बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपको बिल्कुल करने हैं, है ना, छोड़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न आपको बिल्कुल करने हैं, छोड़ना नहीं है। ठीक है, देखिएगा ये QERTY QWERTY ये क्या है, बेसिकली आपके कीबोर्ड का जो बटन का फंक्शन है, ठीक है, वो इसी फॉर्म में चालू होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, QWERTY कहा जाता है। को मूल रूप से डिजाइन किया गया था, किस लिए आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है टाइपिंग को कठिन और अक्षम बनाने के लिए। ऑप्शन बी है टाइपिंग की शुद्धता को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए। और ऑप्शन डी है आपके टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए टाइपिंग को कठिन और अक्षम बनाने के लिए उस बटन को QWERTY के सीक्वेंस में क्या किया गया था, याद रखिएगा, डिजाइन किया गया था। याद रखिएगा टाइपिंग की शुद्धता बढ़ाने के लिए नहीं है और टाइपिंग को सक्षम बनाने के लिए भी नहीं है, टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था QWERTY का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और याद रखिएगा कीबोर्ड के बारे में और क्या याद रखना है, या QWERTY के बटन के जो सीक्वेंस उसके बारे में याद रखना क्या है कि इसका विकास आपको 1968 में देखने को मिलता है। ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है, कब, 1968 को। और किसमें, तो याद रखिएगा टाइपराइटर में। ठीक है, जो 1968 में जो टाइपराइटर बनाया गया था उसमें QWERTY फॉर्म का आपको क्या देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इस टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा आविष्कारकर्ता का नाम है क्रिस्टोफर सेल्स। ठीक है, आविष्कारकर्ता क्या नाम है, तो याद रखिएगा क्रिस्टोफर सेल्स। ठीक है, तो QWERTY के बारे में क्या याद रखना है कि टाइपिंग को कठिन और सक्षम बनाने के लिए इस सीक्वेंस में इसको लाया गया था। इसका आविष्कार कब हुआ, तो 1968 में। किसके लिए किया गया था, तो याद रखिएगा टाइपराइटर के लिए किया गया था। और किसने किया था, तो क्रिस्टोफर सेल्स के द्वारा। ठीक है, इतनी चीजें आपको इस प्रश्न के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न है और साथ ही इस तरीके के प्रश्न और भी पहले आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है आपसे कि डम टर्मिनल में मॉनिटर और क्या होते हैं ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए माउस होता है, ऑप्शन बी स्पीकर होता है, ऑप्शन सी कीबोर्ड होता है, ऑप्शन डी माउस स्पीकर होता है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा डम टर्मिनल में जो मॉनिटर है और मॉनिटर के साथ क्या होता है, तो स्पीकर होता है। तो डम टर्मिनल में क्या होता है, तो मॉनिटर स्पीकर दोनों होता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि डम टर्मिनल के बारे में। ठीक है, डम टर्मिनल के बारे में क्या याद रखना है, डम टर्मिनल के बारे में सबसे पहले याद रखना है कि डम टर्मिनल के पास कोई भी आंतरिक माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। ठीक है, डम टर्मिनल के बारे में क्या याद रखना है कि डम टर्मिनल के पास कोई भी आंतरिक या किसी भी प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। ठीक है, डम टर्मिनल में शामिल क्या होता है, तो याद रखेंगे मॉनिटर और कीबोर्ड। ठीक है, डम टर्मिनल में शामिल क्या होता है, तो मॉनिटर और कीबोर्ड, है ना। मॉनिटर और क्या शामिल होता है, तो कीबोर्ड आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा जो सर्वर होता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है रिमोट सर्वर, मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर से इनपुट प्रदान करने के लिए और प्राप्त करने के लिए होता है। तो डम टर्मिनल का प्रयोग किस लिए होता है, तो सबसे पहले याद रखेंगे डम टर्मिनल का प्रयोग आप देख पाएंगे किस लिए, तो सबसे पहले क्या याद रखना है, रिमोट सर्वर के लिए। ठीक है, किस लिए, तो रिमोट सर्वर के लिए। अगला में इसमें क्या याद रखेंगे, मिनी कंप्यूटर के लिए। और आप इसी में क्या याद रखना है आपको, मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक, डम टर्मिनल का प्रयोग कहाँ देखा आप लोगों ने, रिमोट सर्वर में, मिनी कंप्यूटर में और मेन फ्रेम कंप्यूटर में। और किस लिए होता है, तो किस लिए का आपका जो उत्तर होगा इनपुट और आउटपुट प्राप्त करने के लिए। ठीक, इनपुट और आउटपुट प्राप्त करने के लिए।
देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि डम टर्मिनल में मॉनिटर और क्या होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी माउस और स्पीकर, ये भी अपने आप में सही है। तो डम टर्मिनल में याद रखिएगा इसके पास कोई अपना माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है, ठीक। इसके पास क्या होता है, मॉनिटर और कीबोर्ड होता है। और डम टर्मिनल का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो रिमोट सर्वर में करते हैं, मिनी कंप्यूटर में करते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर में करते हैं। और किस लिए करते हैं, तो इन तीनों से इनपुट और आउटपुट प्राप्त करने के लिए। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ें। देखिए ये आपका, देखिए देखिए ये ये है आपका क्या है, तो देखिएगा पढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं हमेशा इस चीज को रखता हूँ, पढ़ते रहिए, और यहाँ पे नीचे में मेरा नाम होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतने ही प्रश्न हम लोगों ने किए हैं। याद रखिएगा कंप्यूटर का लगभग जब आपके तक आपका पेपर होगा कंप्लीट, तब तक कंप्यूटर का हम लोग पूरा पोर्शन लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट कर ले जाएंगे। आपको हमारे क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं आपके पेपर में, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और फिलहाल आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ। इसके बाद हम लोग जैसे आपका मैथ्स का पूरा कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसी में आज आपका कंप्यूटर का 12वां था, आपके पेपर तक ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। लगभग कंप्यूटर का पूरा क्लास करने के बाद टॉपिक वाइज या कहा जाए आपके चैप्टर वाइज हम लोग लगभग 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे, और इतना मोर देन आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज याद रखिएगा, मैथ्स का लगभग मैंने एक शेड्यूल पूरा कंप्लीट करा चुका है आपका, किसका, तो हॉस्टल वार्डन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो लगभग ठीक है 15 क्लासेस उसके अभी और आएंगे, 15 से 20 क्लासेस। तो उस दौरान मैथ से भी आपको पूरा रिवीजन फॉर्म में बहुत अच्छे लेवल पे लगभग 80 से 90% पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास में इतना ही रखता हूँ, पढ़ते रहिए।